जब टीम इंडिया वो नीली जर्सी पहन के मैदान पर उतरती है ना, तो देश के करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन से बिल्कुल चिपक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सांसें रुक जाती हैं लोगों की। सही बात है। और हम सबके मन में ये बात गहराई तक बैठी होती है कि वो जो 11 खिलाड़ी वहां पसीना बहा रहे हैं वो भारत की टीम है, मतलब वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, हर किसी को यही लगता है। और जब वो जीतते हैं तो हर कोई सड़कों पर जश्न मनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कानून की नज़र में और कड़े कानूनी दस्तावेजों के हिसाब से वो भारत सरकार या देश की कोई आधिकारिक टीम है ही नहीं। ये तो तकनीकी और कानूनी रूप से देखें तो वो सिर्फ एक प्राइवेट क्लब की टीम है। देखिए, ये सुनने में किसी बड़े झटके से कम नहीं लगता। हाँ, मतलब कोई भी क्रिकेट फैन इस बात पर यकीन नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्योंकि एक तरफ हमारी भावनाएं हैं और दूसरी तरफ अदालत के कड़े फैसले हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एकदम सही। और आज की इस गहरी चर्चा में हम भावनाओं और कानून के बीच की इसी बहुत बड़ी खाई को खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो सामग्रियां हैं वे हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग, जिसे हम आमतौर पर CIC कहते हैं, उसके द्वारा दिए गए एक बेहद अहम फैसले पर आधारित हैं। साथ ही हम कुछ पुराने अदालती दस्तावेजों और कानूनी रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। जी। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI, जो इतनी बड़ी नेशनल टीम चलाता है, वो सूचना का अधिकार यानी RTI कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर कैसे है। इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर BCCI RTI के दायरे में आ जाता तो आम जनता के लिए इसका क्या मतलब होता। अच्छा, देखिए, RTI एक ऐसा हथियार है जो आम आदमी को सीधे सिस्टम से सवाल पूछने की ताकत देता है। हाँ, मतलब अगर मैं क्रिकेट फैन हूं तो मैं शायद ये जानने के लिए RTI लगाना चाहूंगी कि IPL मैचों के जो टिकट बिकते हैं उसका सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। बिल्कुल। या फिर राज्य स्तरीय क्रिकेट संघों को जो करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं उनका ऑडिट कैसे होता है। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी को अचानक टीम से बाहर क्यों निकाल दिया गया। ये सारे वो वाजिब सवाल हैं जो हर फैन जानना चाहता है। लेकिन CIC ने मना कर दिया। हाँ, CIC के इस हालिया फैसले ने इन सभी सवालों के आगे एक बहुत बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। 2018 की एक पुरानी अपील पर सुनवाई करते हुए CIC ने साफ कह दिया कि BCCI RTI कानून के तहत जवाबदेह नहीं है। लेकिन एक मिनट, कानून ऐसा कैसे कह सकता है? मतलब RTI कानून तो बना ही इसलिए है ना कि जो संस्था जनता से जुड़ी है वो जनता के सवालों का जवाब दे। यहीं पर हमें कानूनी पन्नों की भाषा को थोड़ा समझना होगा। RTI कानून के अंदर एक बहुत ही खास नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम ये तय करता है कि कौन सी संस्था जनता के प्रति जवाबदेह होगी और कौन सी नहीं। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, पब्लिक अथॉरिटी। हाँ, अब देखिए, कोई भी संस्था रातों रात पब्लिक अथॉरिटी नहीं बन जाती। इसके लिए उसे 3 में से कम एक शर्त पूरी करनी होती है। ठीक है। पहली, या तो संस्था को सरकार ने किसी कानून के जरिए खुद बनाया हो। दूसरी, या फिर सरकार का उस संस्था पर पूरा मालिकाना हक हो। और अगर ये दोनों बातें ना हो तो क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी की कल्पना कीजिए जिसे हर कोई सार्वजनिक संपत्ति मानता है क्योंकि उसका हमारी संस्कृति पर इतना गहरा प्रभाव है, लेकिन कानूनी तौर पर वो सिर्फ एक प्राइवेट क्लब है। हाँ बिल्कुल। और जो तीसरा रास्ता है ना, वो ये है कि क्या वो संस्था सरकार के पैसों पर चल रही है। अच्छा, फंडिंग। जी, इससे कानूनी भाषा में RTI अधिनियम की धारा 2H के तहत पर्याप्त रूप से वित्त पोषित या सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड कहा जाता है। मतलब अगर कोई प्राइवेट NGO भी सरकार से बहुत भारी भरकम फंड ले रहा है तो वो जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, और क्योंकि वो जनता का पैसा है इसलिए उसे RTI के तहत जवाब देना ही होगा। तो मतलब जब CIC ने BCCI का आकलन किया तो उन्होंने पाया कि BCCI इन तीनों में से किसी भी पैमाने पर खरी नहीं उतरती। एकदम सही। CIC ने अपने पूरे विश्लेषण में देखा कि BCCI को ना तो संसद ने बनाया है, ना ही उस पर सरकार का कोई मालिकाना हक है, और वो सरकार से कोई डायरेक्ट ग्रांट या अनुदान भी नहीं लेती। ओके। तो इसलिए वो धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।
रुक ले, अगर आरटीआई कानून की ये धारा बीसीसीआई पर लागू ही नहीं होती तो फिर हमारे देश के संविधान की नजर में बीसीसीआई की हैसियत क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर वो सरकारी संस्था नहीं है तो क्या वो सिर्फ एक आम प्राइवेट कंपनी है? क्योंकि जो संस्था पूरी दुनिया में भारत के नाम का झंडा लेकर चल रही है, उसे संविधान कुछ तो मानता होगा ना? ये सवाल वाकई बहुत बुनियादी है और मैं बताऊं, इसने भारत के सबसे बड़े कानूनी दिमागों को भी उलझा कर रखा था। आपको शायद हैरानी होगी कि बिल्कुल यही सवाल 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। अच्छा, 2005 में? हाँ, एक बहुत ही मशहूर मामला था, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। मुझे इस केस के बारे में थोड़ा बहुत याद आ रहा है। ये शायद मैचों के टीवी टेलीकास्ट राइट्स को लेकर कोई विवाद था ना? बिल्कुल सही। ये मूल रूप से प्रसारण अधिकारों का ही झगड़ा था। हुआ क्या था कि बीसीसीआई ने प्रसारण का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था और इसके खिलाफ जी टेलीफिल्म्स सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब उनका जो तर्क था वो बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, बीसीसीआई कोई आम प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो नेशनल टीम चुनती है, देश का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। इसलिए संविधान के तहत वह एक तरह से सरकार या राज्य, जिसे अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। और चूंकि वह राज्य है, इसलिए वह मनमाने ढंग से हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अरे लेकिन मैं यहाँ जी टेलीफिल्म्स के तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब जरा सोचिए, वे राष्ट्रीय टीम का चयन करते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कैसे नहीं हो सकते? उनका ये काम तो पूरी तरह से सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रकृति का है ना? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन ऐतिहासिक कानूनी लकीर खींच दी। वो कैसे? देखिए, अदालत को संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या करनी थी। ये अनुच्छेद परिभाषित करता है कि राज्य या सरकार असल में है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि बीसीसीआई क्रिकेट का संचालन करके एक बहुत बड़ा सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर पेंच कहाँ फंस गया? एक ये था कि सिर्फ कोई सार्वजनिक कार्य कर देने भर से आप सरकार नहीं बन जाते। अच्छा। अदालत ने पूछा कि क्या बीसीसीआई के पास संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन पावर है? क्या वे देश के लिए कानून बना सकते हैं? जवाब था नहीं। उनका काम एक जनहित का विषय जरूर है, लेकिन कानूनी तौर पर वे राज्य का अंग नहीं है। मतलब अगर इसे मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ, अगर आप सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस की मदद कर रहे हैं, जो कि एक तरह की पब्लिक ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पुलिस बन गए और किसी का भी चालान काटने लगेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और 2005 के जी टेलीफिल्म्स फैसले ने ये नींव पत्थर रख दिया कि बीसीसीआई राज्य नहीं है। इसी ऐतिहासिक फैसले ने आगे चलकर सीआईसी के वर्तमान आदेश के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि 2005 के फैसले ने ये तो तय कर दिया कि वे राज्य नहीं है। हाँ। लेकिन जो अगली का वर्तमान सीआईसी का फैसला है, उन्होंने विशेष रूप से किन 3 तर्कों के आधार पर यह साबित किया कि बीसीसीआई को आरटीआई से बाहर ही रहना चाहिए? मतलब सीआईसी के पास वो कौन सा लेंस था जिससे उन्होंने बीसीसीआई को देखा? सीआईसी ने इस पूरे मामले को बहुत ही टेक्निकल नजरिए से परखा। उन्होंने मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर अपना फैसला टिकाया। पहला क्या था? सबसे पहले उन्होंने बीसीसीआई की जन्मपत्री देखी, यानी उनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ओके। आम लोगों को लगता है कि बीसीसीआई दिल्ली में बैठे किसी मंत्रालय का हिस्सा है, लेकिन कागजों पर बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत रजिस्टर्ड है। रुकिए 1 मिनट। क्या आप कह रहे हैं कि जिस बोर्ड का टर्नओवर हजारों करोड़ों में है, जो ग्लोबल क्रिकेट को एक तरह से कंट्रोल करता है, उसका कानूनी ढांचा मेरे हाउसिंग सोसाइटी या मोहल्ले की आरडब्ल्यूए के बराबर है? हाँ। सिर्फ व्यक्तियों का एक समूह? कानूनी तौर पर बिल्कुल हाँ। वो सिर्फ व्यक्तियों का एक निजी संघ है, एक प्राइवेट एसोसिएशन है। अरे बाप रे। और सीआईसी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी या बीसीसीआई किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं, आप रातों रात आरटीआई के दायरे में नहीं आ जाते। मान लिया कि वो कागजों पर एक प्राइवेट सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी तो सरकार के इशारों पर भी चल सकती है ना? मेरा मतलब है, क्या कोई सरकारी मंत्री या अधिकारी छुपकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या इन पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता? यही वो दूसरा स्तंभ है जिसे सीआईसी ने खंगाला, सरकारी नियंत्रण का अभाव।
सीआईसी ने 2013 के एक अदालत के फैसले का हवाला दिया और बीसीसीआई के अंदरूनी ढांचे को देखा। अच्छा, उसमें क्या निकला? उन्होंने देखा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष या सचिव कैसे चुने जाते हैं। क्या सरकार उन्हें नियुक्त करती है? जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। सब कुछ उनके अपने आंतरिक नियमों और चुनावों के जरिए होता है, राइट? बिल्कुल। उनके जो उपनियम है वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। किसी भी समिति में सरकार अपना कोई नुमाइंदा या नॉमिनी नहीं भेजती है। और तो और बीसीसीआई को कोई भी सीरीज खेलने, किसी देश का दौरा रद्द करने या खिलाड़ियों की फीस तय करने के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय से कोई पूर्व मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। उनका प्रशासन पूरी तरह से उनके अपने हाथ में है। ओह, यहाँ पे मामला वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वे सरकार से एकदम स्वतंत्र हैं। जी। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? जरा सोचिए, जब मैच होते हैं तो वे बड़े बड़े सरकारी स्टेडियमों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। जब हजारों की भीड़ जुटती है तो राज्य की पुलिस वहां सुरक्षा देती है। अब पुलिस का वेतन तो जनता के टैक्स से जाता है ना? सही सवाल है। तो क्या स्टेडियम का इस्तेमाल करना या मैचों के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा मिलना, क्या इसे आरटीआई कानून के तहत पर्याप्त सरकारी वित्त पोषण नहीं माना जाना चाहिए? उठाना ही चाहिए। लेकिन सीआईसी ने इस दलील को बहुत ही स्पष्ट तरीके से खारिज कर दिया। कैसे? ये तो साफ साफ सरकारी संसाधनों का उपयोग लग रहा है। सीआईसी ने कहा कि इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत रईस किराएदार हैं जो किसी सरकारी जगह पर अपनी कोई बड़ी पार्टी कर रहा है। अच्छा। बीसीसीआई सरकार से स्टेडियम मुफ्त में नहीं लेता है, वो उसके लिए भारी भरकम किराया चुकाता है। इसी तरह पुलिस सुरक्षा के लिए बीसीसीआई राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए की फीस देता है। ओह। ये कोई सरकारी खैरात या ग्रांट नहीं है, ये पूरी तरह से एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। मतलब मैं आपको पैसे दे रही हूँ और आप मुझे अपनी सर्विस दे रहे हैं। एकदम सही। और वैसे भी जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई इसके लिए भुगतान कर रहा है। इसलिए इसे पर्याप्त वित्त पोषण या सरकारी फंडिंग नहीं माना जा सकता। और अगर हम हाल के घटनाक्रमों को देखें तो हमारे स्रोतों में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। ये नया 2025 का कानून इस पूरी बहस में क्या भूमिका निभाता है? ये कानून खेलों में पारदर्शिता लाने के लिए ही बनाया गया था। इसके तहत ये नियम बना कि जो भी खेल निकाय सरकार से अनुदान लेंगे वे अपने आप आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे। तो फिर बीसीसीआई? यहाँ भी बीसीसीआई अपनी उसी पुरानी वित्तीय ढाल के पीछे सुरक्षित है, क्योंकि वे सरकार से कोई पैसा लेते नहीं है। बिल्कुल। बीसीसीआई अपना पूरा रेवेन्यू खुद कमाता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर, स्पॉन्सरशिप से, आईपीएल से। वो सरकार से 1 रुपए का भी अनुदान नहीं लेता। इसलिए वो 2025 के इस नए कानून के दायरे से भी साफ साफ बाहर निकल जाता है। वाह, आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो ये पूरा फैसला एकदम स्पष्ट और सीधा लग रहा है। मतलब जैसे कि ये तो होना ही था। हाँ। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो चीजें इतनी आसान नहीं थी। मुझे याद है कुछ साल पहले इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया था जिसने सबको चौंका दिया था। सही कह रही हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की ये जो कानूनी लड़ाई है ये बहुत लंबी और उलझी हुई रही है। हाँ। ये कोई अचानक आया फैसला नहीं था। इसके पीछे कई बड़ी कमेटियों की मेहनत थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लोढ़ा समिति का। लोढ़ा समिति तो भारतीय क्रिकेट में सुधार लाने के लिए ही बनाई गई थी ना? जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह समिति का गठन किया था ताकि बीसीसीआई के काम करने के तरीके को थोड़ा पारदर्शी बनाया जा सके। लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि बीसीसीआई के प्रशासन में बहुत अंधेरा है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। सही बात है। इसलिए उन्होंने पुरजोर सिफारिश की कि बीसीसीआई को अनिवार्य रूप से आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। और शायद विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन, उसने भी 2018 में कुछ ऐसी ही बात कही थी। बिल्कुल। 2018 में भारत के विधि आयोग ने भी एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उनका तर्क भी वही था कि बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ा सार्वजनिक कार्य है। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ ये कहकर कि हम प्राइवेट हैं, वे जवाबदेही से नहीं बच सकते। विधि आयोग ने भी सिफारिश की कि उन्हें आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना जाए। और मैं बताऊं, इन्हीं रिपोर्ट्स ने 2018 के उस दिलचस्प वाकये की नींव रखी थी। जी। 2018 में सीआईसी की ही एक पूर्व पीठ ने, एक पुरानी बेंच ने इन सभी सिफारिशों को पढ़ा, जन भावनाओं को देखा और वास्तव में ये फैसला सुना दिया कि बीसीसीआई एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। वो एक ऐतिहासिक पल था।
मतलब सोचिए, CIC ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 15 दिनों के भीतर BCCI अपने यहाँ सूचना अधिकारियों यानी CPIOs की नियुक्ति करे। हाँ, वो वाकई में एक भूचाल लाने वाला आदेश था। लेकिन जैसा कि कानूनी दुनिया में होता है, कोई भी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वो बदलाव ज्यादा दिन टेक नहीं पाया। तो फिर उस आदेश को पलटा कैसे गया? मतलब BCCI के वकीलों ने ऐसी कौन सी दलील दी जिसने CIC के आदेश को ही खारिज करवा दिया? उन्होंने उसी लूप होल या तकनीकी पेंच का इस्तेमाल किया जिस पर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अच्छा। BCCI ने मद्रास उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने अदालत से कहा कि देखिए, लोढ़ा समिति और विधि आयोग की बातें सिर्फ सिफारिशें हैं। ओके। वे कोई पास किया हुआ कानून नहीं है। CIC ने भावनाओं में बहकर सिर्फ इन सिफारिशों के आधार पर हमें RTI के दायरे में डाल दिया है। तो मतलब CIC ने कानूनी प्रक्रिया या धारा 2H से ज्यादा कमिटियों की सिफारिशों पे भरोसा कर लिया था? बिल्कुल। BCCI के वकीलों ने अदालत को याद दिलाया कि RTI की धारा 2H के तहत पर्याप्त सरकारी फंडिंग साबित करना अनिवार्य है, जो कि CIC साबित नहीं कर पाई थी। एकदम सही। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तर्क को माना। उन्होंने देखा कि CIC ने फंडिंग वाले पहलू को नजरअंदाज कर दिया है और सिर्फ पब्लिक ड्यूटी वाले तर्क को आधार बनाया है। और याद कीजिए, वही पब्लिक ड्यूटी वाला तर्क सुप्रीम कोर्ट 2005 की जी टेलीफिल्म्स केस में पहले ही खारिज कर चुका था। ओह, ये तो एक तरह से शतरंज के खेल जैसा हो गया। BCCI ने 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर 2018 के CIC आदेश को ही काट दिया। बिल्कुल सही। और इसी कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने 2018 के उस CIC आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने पूरे मामले को वापस CIC के पास भेजा और कहा कि भावनाओं पर नहीं, बल्कि तकनीकी कानूनी सबूतों के आधार पर फिर से नए सिरे से तय कीजिए कि BCCI RTI में आता है या नहीं। और उसी लंबी कानूनी लड़ाई और पुनर्विचार का नतीजा है ये नया और अंतिम CIC फैसला, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिसने 2018 के उस यू टर्न को पूरी तरह से पलट दिया है और ये मोहर लगा दी है कि BCCI RTI के दायरे में नहीं आता। जी, इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है। हमारे देश में जन भावना कि क्रिकेट भारत का है, टीम इंडिया हमारी है, और कानूनी वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बहुत बड़ी खाई है। कानून इस बात से नहीं चलता कि हम टीवी के सामने बैठकर क्या महसूस करते हैं। कानून उन तकनीकी परिभाषाओं पर चलता है जो कागज पर लिखी गई हैं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कानूनी रूप से पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता किसी भी संस्था को RTI जैसे कानूनों से बाहर रखने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती है। एकदम सही। अगर आप सरकार का पैसा नहीं लेते तो आप इस जवाबदेही से बच सकते हैं, लेकिन जाते जाते मैं हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर कोई निजी संस्था किसी ऐसे खेल पर पूर्ण एकाधिकार रखती है, एक मोनोपोली रखती है, जो वैश्विक स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या भविष्य में सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा को सिर्फ वित्तीय नियंत्रण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर एकाधिकार के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या राष्ट्र की छवि का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक तरह की सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। अगली बार जब आप टीम इंडिया को चीयर कर रहे हो तो याद रखिएगा कि मैदान के बाहर कानून का एक और बड़ा खेल चल रहा है।